चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। धर्म और देशों की सीमाएं टूट रही, एक पाँव रख कर देखो सौराहें फूट रही। सत्य अहिंसा और शोध के, सत्य अहिंसा और शोध के सपनों का विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। मटमैली चट्टानों का वर्धाता है जो पठार, बंजर पर हरियाली की जय का प्रतीक साकार। दुर्लभ पांडुलिपियों का, दुर्लभ पांडुलिपियों का यह अनुपम संग्रहालय, हिंदी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। विद्या बुद्धि मनीषा की इस तपोभूमि का ताप बने, चिंतन का आलाप बने, अपने दीपक आप बने। अंधकार के विरुद्ध है यह, अंधकार के विरुद्ध है यह महाज्योति प्रज्ञालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। नमस्कार। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के आमुख पटल से जुड़े सभी सुधी विद्वज्जनों को गांधी और विनोबा की कर्मभूमि वर्धा से सादर प्रणाम, स्वागत, सुस्वागत। बोधिसत्व बाबा साहेब ई ज्ञान श्रृंखला महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा परिकल्पित एक नवाचारी उपक्रम है, सारस्वत अनुष्ठान है, जिसका 25वां ज्ञान पुष्प आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। मित्रों, बोधिसत्व बाबा साहेब ई ज्ञान श्रृंखला की शुरुआत पिछले दिनों भारतीय ज्ञान परंपरा से हुई, जो ज्ञान अनुशासन के विभिन्न धरातलों का सिंचन करते हुए लगातार निरंतर अविरल प्रवाहमान है, जिसका पिछला यानी 24वां ज्ञान पुष्प बाबा साहेब आंबेडकर और उनकी पत्रकारिता विषय पर केंद्रित रहा।
इससे पूर्व अकादमिक और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर ख्यातिलब्ध विद्वजनों के उद्बोधन से हम सभी लाभान्वित हो चुके हैं। इस साप्ताहिक संवाद श्रृंखला का उद्देश्य वर्तमान समय के अपने अपने क्षेत्र के श्रेष्ठ ज्ञान संपन्न, संस्कृति संस्कार से परिपूर्ण अग्रणी बुद्धिजीवियों के उद्बोधन से हमारे अनुभव व समझ को विस्तार देना है। ज्ञान सृजन का केंद्र और विश्वविद्यालय होने के नाते हमारा अकादमिक और सामाजिक उत्तरदायित्व है कि ऐसे सरोकारों को हम संबोधित करें जिससे राष्ट्र का उत्थान हो, समाज संस्कारवान हो और युवा मानस ज्ञान व गौरव बोध से समृद्ध हो। इन्हीं लक्ष्यों को केंद्र में रखकर बोधिसत्व बाबा साहेब ई ज्ञान श्रृंखला का निरंतर अविरल संचालन प्रसारण किया जा रहा है। इस श्रृंखला में आज के प्रबोधन का विषय है लोक कला और जन संप्रेषण की भारतीय परंपरा। आभासी पटल पर श्रृंखला की अध्यक्षता कर रहे हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, ज्ञान निष्ठा, शिक्षा व संस्कृति निष्ठा के अग्रदूत आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी। आपकी दूरदर्शिता, भारतीयता के प्रति समर्पण, बिखरे को सहेजने का संकल्प तथा परंपरा को और प्रवाहमान करने की प्रतिबद्धता से आरंभ इस अकादमिक सांस्कृतिक ई ज्ञान श्रृंखला में आज के उद्बोधक हैं ख्यातिलब्ध शिक्षाविद, रंगमंच व सांस्कृतिक चेतना के अग्रदूत, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के माननीय सदस्य सचिव श्रद्धेय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी। ज्ञान प्रबोधन के इस पवित्र अनुष्ठान में आपका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और दस्तावेजीकरण के लिए कृत संकल्पित डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति का दायित्व निर्वहन कर चुके हैं। आपने वहां कुलपति के पद और दायित्व का निर्वहन लगातार 2 कार्यकाल तक किया। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में कुल सचिव एवं डीन अकादमिक के रूप में अनुभव आपके अकादमिक और प्रशासनिक क्षमता के सुंदर संयोजन के प्रमाण है। रंगमंच, टेलीविजन तथा साहित्य के क्षेत्र में सक्रियता आपकी बहुमुखी प्रतिभा के परिचायक हैं। संप्रेषण कौशल, व्यक्तित्व विकास, लैंगिक समानता, सामाजिक सरोकार, समरसता, सांस्कृतिक धरोहर जैसे विषय आपके चिंतन, लेखन और प्रबोधन के मूल विषय हैं। कविता, कहानी, यात्रा वृत्तांत से लेकर टेलीविजन धारावाहिक तक अनेक विधाओं में आप लगातार लेखन करते रहे। कविता संग्रह, मध्यांतर, लोकप्रिय कहानियों के संग्रह तथा कुछ अल्प विराम, पल भर की पहचान जैसी आपकी साहित्यिक कृतियों को पाठकों और सुधीजनों का सुखद प्रतिसाद मिला है। ऐसे सुचिंतक, शिक्षाविद, साहित्यिक सांस्कृतिक गौरव, समाज व राष्ट्र के धरोहर श्रद्धेय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी का मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से इस आभासी पटल पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे लिए सुखद अवसर है कि भारतीय साहित्य, संस्कृति, पत्रकारिता के अग्रणी कर्मयोद्धा और अकादमिक सांस्कृतिक प्रशासन के नेतृत्वकर्ता सम्माननीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी को सुनने का हमें अवसर मिल रहा है। मैं पूरे आदर व सम्मान के साथ अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपना प्रबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। आदरणीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी। अभी जोशी जी का कनेक्शन टूट गया है, आ गए। तो स्वागत है, जी। आप वापस आ गए।
मैं पूरे आदर व सम्मान के साथ अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपना प्रबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। आदरणीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अनिल कुमार राय, परम श्रद्धेय प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल, माननीय कुलपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय और मेरे परम मित्र, जनसंचार संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार राय और बोधिसत्व बाबा साहेब ई ज्ञान श्रृंखला के संदर्भ में इस आभासी पटल पर जुड़े सभी सम्मानीय देवियों और सज्जनों, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण श्रृंखला के 25वें व्याख्यान के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं 25 व्याख्यान पूर्ण करने के लिए और अनवरत इसे जारी रखने के लिए माननीय कुलपति जी का और आदरणीय अनिल कुमार राय जी का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, उन्हें बधाई प्रेषित करता हूं कि सतत इस ज्ञान यज्ञ की आहुति को उन्होंने न सिर्फ प्रज्वलित रखा है बल्कि निरंतर उसकी ज्योति को और अधिक विस्तारित किया है और अधिक उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मेरा भी ये प्रयास था कि मैं इस श्रृंखला में इससे पहले आऊं। अनिल राय जी कई बार प्रयास कर भी रहे थे, लेकिन अन्य कारणों से मेरा इस श्रृंखला में आना नहीं हुआ और शायद मुझे लगता है कि इस 25वें के लिए ही मैं बचा के रखा गया था कि अब मैं 25वें व्याख्यान में आपके सामने उपस्थित हूँ। तो मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है और आज जिस विषय पर आपके साथ थोड़ी बहुत बातचीत मैं कर पाऊंगा, लोक कला और जन संप्रेषण की भारतीय परंपरा, मेरे लिए ये बहुत प्रिय विषय है, मेरे बहुत आत्मा के निकट का विषय है। और जब कभी भी मैं लोक और शास्त्र की बात करता हूं तो मैं बहुत अलग तरीके से भावुक हो जाता हूं। उस संदर्भ में रजनीश शुक्ल जी जो है वो शास्त्र के प्रकांड पंडित और ज्ञाता हैं, ख्यात लब्ध अध्येता हैं। उनके सामने मेरे जैसे एक साधारण बुद्धि के व्यक्ति को लोक और शास्त्र की बात करना ये बहुत समयानुकूल नहीं है। फिर भी प्रयास करूंगा कि जितनी देर हो सके मैं इस विषय के साथ न्याय करूं। मित्रों, चूंकि ये पटल महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का है, जहां से हम लोग इस बात की अपेक्षा भी करते हैं और विगत कुछ वर्षों में इस विश्वविद्यालय ने इस बात को प्राय सिद्ध भी किया है कि हिंदी की जो धारा न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में बहे, उस धारा की जो गंगोत्री है वो यह विश्वविद्यालय हो और यहाँ के सम्माननीय कुलगुरु और प्राध्यापक उस धारा के भागीरथ हों जो पूरे विश्व में इस हिंदी की धारा को ले जाएं। ये संदर्भ मैं यहाँ इसलिए दे रहा हूं कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो सही अनुवाद न होने के कारण बहुत बड़ी गफलत के शिकार होते हैं। जैसे धर्म की शब्द की बात कहते हैं और हमने प्राय अब ये मान लिया है कि धर्म का सही अनुवाद रिलीजन नहीं है। जहां धर्म शब्द का प्रयोग करना है वहां बाकायदे आप हिंदी और अंग्रेजी में धर्म का ही प्रयोग करें। इसी तरह संस्कार, ये जो शब्द है, मुझे बार बार लगता है कि संस्कार शब्द का कोई बहुत अनुकूल और बहुत उचित अंग्रेजी अनुवाद प्राप्त नहीं होता है। हिंदी के विद्वान मेरे लिए इस बारे में आलोकन करें। अगर वे संस्कार शब्द का कोई समतुल्य अंग्रेजी शब्द ढूंढकर मुझे दे दे तो मैं अपना भाग्य समझूंगा। एक मेरे मित्र ने जरूर ये भी कहा कि संस्कार की परंपरा चूंकि भारत में है इसलिए संस्कार शब्द भारत में है, संस्कार की वो परंपरा अन्यत्र उपलब्ध नहीं होती, इसलिए संस्कार शब्द का हिंदी अनुवाद नहीं प्राप्त होता। इस भूमिका के साथ मैं आपके सामने इस शब्द को प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका नाम लोक है। और जिस लोक की अवधारणा से हम लोक की बात करते हैं, उस लोक का जो अनुवाद अंग्रेजी में होता है वो फोक के स्वरूप में होता है। और जब हम लोक को फोक में बदल देते हैं तो पूरे के पूरे चिंतन की दिशा ही बदल जाती है, पूरे के पूरे चिंतन की धारा ही बदल जाती है। क्योंकि भारतीय संस्कृति और भारतीय संदर्भ में अगर लोक का चिंतन करना है तो उस लोक का चिंतन बहुत अधिक व्यापक, बहुत अधिक विराट है और उस लोक में ही बहुत सारा शास्त्र भी समाहित है। बार बार अगर मैं श्रद्धेय वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जिक्र करूं और जिन्होंने व्यापक लोक और शास्त्र की अवधारणाओं
परंपराओं पर लिखा है, तो उन्होंने बार बार इस बात का आग्रह भी किया है कि लोक और शास्त्र के बीच में कोई एक बहुत अच्छी सी विभाजन रेखा खींच पाना प्रायः संभव नहीं है, क्योंकि जो लोक में होता है वही धीरे धीरे परिष्कृत होके, वही धीरे धीरे परिमार्जित होके उसका एक अपना शास्त्र बनता है और वो शास्त्र बाद में रूढ़ हो जाता है। और कोई शास्त्र जब बहुत ज्यादा अधिक रूढ़ हो जाता है, बहुत अधिक प्रचलन में आ जाता है, तो वो अपने निरंतर नए नए लोकप्रिय रूपों में सामने आने लगता है और वो एक तरह से लोक हो जाता है। तो इसलिए जब हम लोक और शास्त्र की बात कहते हैं, तो लोक और शास्त्र के बीच में उस तरह के अंतर संबंधों को ढूंढ पाना बहुत कठिन होता है, विशेषकर जब तक कला की बात कहें, जब हम संस्कृति की बात कहें, जब हम विभिन्न प्रदर्शनकारी अपने अभिकल्पों की बात कहें, तो उसमें तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इसके बीच में लोक और शास्त्र के बीच में बहुत अधिक कोई रेखा खींच पाना संभवतः भारतीय परिपेश में तो बिल्कुल संभव नहीं है। भारतीय परिवेश में उस बात की कल्पना नहीं की जानी चाहिए। इस विनम्र आग्रह के साथ जो कुछ भी बात मैं कहूंगा, उसमें अगर मैं गलती से भी कहीं लोक शब्द का प्रयोग करूं तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरे रूप में लोक जो है, भारत के लोक की जो अवधारणा है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विराट है। और इस दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो हम इस बात को कह सकते हैं कि हम जिस कला की बात कर रहे हैं, दरअसल वो कला पारंपरिक कला है, जो भारत की संस्कृति और भारत की अलग अलग धातियों से, भारत की अलग अलग हेरिटेज से, उससे जुड़ी हुई है। इसलिए हम उस कला रूपों की और उस कला की बात कहें, और उस कला की बात कहें, ऐसे माध्यमों की बात कहें जिसमें हम किसी बाहरी बाहरी उपकरण की सहायता लिए बगैर हम अपने कला रूपों को, अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी रचनात्मकता को प्रस्तुत कर रहे हैं। और उस दृष्टि से अगर हम बात कहें तो हमें यह मानना पड़ेगा कि किस तरह से भारत के अलग अलग कला रूपों ने अपनी दृष्टि से व्यापक जन संप्रेषण की बात कही है, व्यापक तरह से उसे लोगों तक पहुंचाने की बात कही है। इससे पहले मैं आपको एक और बात की ओर इंगित करना चाहता हूं, जो फर्क कला की दृष्टि से भारत और अन्य यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच में होता है। क्योंकि थोड़ा बहुत जब कला की अवधारणा आती है, तो जो कि खासकर वर्तमान परिदृश्य में, इन दिनों में जब हम लोग ज्यादा कुछ कला के बारे में सोच रहे हैं, तब हमें महसूस होता है कि भारत में जब भी कभी कला का प्रस्तुतिकरण हुआ है, भारत में जब भी कभी कला किसी रूप में अभिव्यक्त हुई है, तो वो दरअसल एक तरह का भक्ति भाव है, एक तरह की उपासना है, एक तरह का कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति के प्रति अपने आदर का सद्भाव है, आदर का भाव है। भारतीय कला रूपों में पारंपरिक रूप से कहीं भी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन की अवधारणा, सिर्फ और सिर्फ आत्मरंजन की अवधारणा नहीं थी। और इस दृष्टि से उस कला रूप को विदेश के कला रूपों से, यूरोप के विशेषकर कला रूपों से कहीं ना कहीं अलग किया जाना बहुत आवश्यक होता है। और इस दृष्टि से जब हम ये बात करते हैं कि भारत के जो कला रूप हैं वो किस तरह से अभिव्यक्त होते हैं, चाहे फिर वो गीतों में अभिव्यक्त होते हों, चाहे वो नृत्यों में अभिव्यक्त होते हों, चाहे वो चित्रों में अभिव्यक्त होते हों, चाहे वो मूर्ति में अभिव्यक्त होते हों, चाहे वो शिल्प में अभिव्यक्त होते हों, कपड़े में अभिव्यक्त होते हों, उत्सवों में अभिव्यक्त होते हों, अलग अलग तरह के संस्कारों में अभिव्यक्त होते हों, मेलों में अभिव्यक्त होते हों, बहुत अलग व्यापक दृष्टि से इन कला रूपों में सारी चीजों में हम अभिव्यक्ति को देख सकते हैं। और उसमें हम संप्रेषणीयता के तत्वों को खोज सकते हैं, संप्रेषणीयता के तत्वों की कहीं ना कहीं पहचान कर सकते हैं। और ये जो सारे रूप हैं, ये अलग अलग विश्वासों पर, अलग अलग तर्कों पर, अलग अलग आख्यायिकाओं पर आधारित हैं। चाहे वो विश्वास हो, चाहे वो कोई कथा हो, चाहे कोई मूल्य बोध हो, चाहे फिर धार्मिक अनुष्ठान हो, चाहे कोई सामाजिक अनुष्ठान हो, चाहे कोई भावनात्मक अनुष्ठान हो, इन तमाम रूपों में वो सारी की सारी कलाएं, वो सारी की सारी चीजें अभिव्यक्त होती हैं और जन संप्रेषण का माध्यम बनती हैं। जब ऐसी बात मैं कहता हूं तो कई बार लोग इस बात का भी भ्रम कर लेते हैं कि क्या भारतीय संस्कृति में या भारतीय परंपराओं में उस तरह की संप्रेषणीयता का कोई अंतर प्रवाह है जिसके कारण चीजें आप अपने आप ही सतत प्रवाहमान, सतत बहने लग जाती हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण हम कुंभ मेले के रूप में देख सकते हैं। जब कोई कुंभ मेला कहीं होता है, जो कि परंपरा से हमारे शास्त्रों में जिस तरह से लिखा है, उस तरह से कुंभ मेले के आयोजन की बात कही है,
तब कहीं कोई नोटिफिकेशन, कोई सरकारी नोटिफिकेशन उस तरह से परंपराओं में नहीं होता था कि अगला कुंभ मेला कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। लेकिन उसके बावजूद जो कुंभ मेले के जो श्रद्धालु हैं वो पूरे के पूरे निष्ठा के साथ, पूरे ज्ञान के साथ, पूरी सूचना के साथ, पूरे समर्पण के साथ और पूरे सद्भाव के साथ उस कुंभ मेले के कहीं ना कहीं भागी बनते हैं, कहीं ना कहीं प्रतिभागी बनते हैं। ये वर्तमान कुछ वर्षों में जब कुंभ मेले के आयोजन को लोगों ने बहुत बड़े स्केल पर, बहुत बड़े पैमाने पर मनाना प्रारंभ किया है, तब जाकर बहुत सारी शासन की व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था, इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ी है। लेकिन अगर हम कई वर्ष पहले की बात करें, जब से कुंभ मेले की परंपरा प्रारंभ हुई है, तो आश्चर्य करना पड़ता है कि कैसे लोगों के पास सूचना गई, कैसे लोगों के पास जानकारी गई और कैसे उन्होंने उस तरह से कुंभ मेले के अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाया और कुछ तरह से वो अपने उस कुंभ मेले में उस समर्पण के साथ वहां पर उपस्थित हुए। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो हमें मालूम पड़ता है कि ये जो परंपरा है कि किस तरह से कम्युनिकेशन चीजों का हो, किस तरह से चीजों को वहां से वहां तक पहुंचाया जाए, उन सारी बातों में हमारे ये सारे जो माध्यम थे उसमें एक अंतर्निहित तंत्र कहीं ना कहीं विकसित था, जिसके कारण वो माध्यम स्वयं स्फूर्त सूचनाओं का संप्रेषण किया करते थे। इसी क्रम में अगर हम देखें तो हम हमारे लोक गीतों की परंपरा को भी देख सकते हैं, जो पूरे देश में अलग अलग अंचलों में अलग अलग संदर्भों में गीतों की जो परंपरा है, जिसे हम पारंपरिक गीत कह सकते हैं, उन पारंपरिक गीतों के माध्यम से जो संदेश भेजने का काम होता है वो भी अपने आप में अद्भुत है, वो भी अपने आप में अतुलनीय है। और देखिए, भारत की जो विशाल सांस्कृतिक परंपरा है उसमें हर प्रसंग पर आपके पास पारंपरिक गीतों की बहुत बड़ी धरोहर उपलब्ध है, और वो सारी की सारी धरोहर लोगों के पास कैसे पहुंचती है, इसका एक अद्भुत उदाहरण हमको मिलता है कि अलग अलग उत्सवों में कैसे कैसे गीत रचे जाते हैं, कैसे उसमें प्रसंग गुथा जाता है, कैसे उसमें सूचनाएं गुथी जाती हैं और कैसे वो लोगों तक पहुंच जाती है। और अगर हमने अभी पिछले कुछ समय से लगातार हम पारंपरिक विभिन्न अंचलों के पारंपरिक गीतों के संकलन का कार्य कर रहे हैं, चाहे वो फिर हमारे संथाल के पारंपरिक गीत हों, अवधी पारंपरिक गीत हों, हमारे भोजपुरी पारंपरिक गीत हों, ब्रिज के पारंपरिक गीत हों, इनमें हमने संकलन किया और हमने पाया कि किस तरह से व्यापक सूचनाएं उन सारे पारंपरिक गीतों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती हैं। एक बहुत ही ताजा संदर्भ आपको बताना है, आपको लगेगा कि ये रोचक भी है। अभी जब महात्मा गांधी जी के 150 वर्ष मनाए जा रहे थे, तो एक लोकगीत के अध्येता ने हमसे संपर्क किया और कहा कि वे कुछ उसमें करना चाहते। मैंने सिर्फ एक विनम्र अनुरोध किया कि कृपया पता लगाएं कि अवधी, भोजपुरी, ब्रज और हमारी संथाली भाषा में कुल मिला के कितने पारंपरिक गीतों की रचना ऐसी हुई है जिसमें कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का संदर्भ आता है, स्वाधीनता आंदोलन का संदर्भ आता है, स्वदेशी का संदर्भ आता है। और जानकर आश्चर्य हुआ कि ऐसे 150 गीतों का संग्रह वे तत्काल 1 महीने के अंदर करके ले आए। हमें संभवतः कल्पना भी नहीं होगी कि कितनी व्यापक दृष्टि से इन सारे गीतों की रचना होती। आज भी अगर आप जाएं और हमारे अंचलों में देखें तो ताजी सी ताजी घटना, नवीन से नवीन जो प्रयोग हुए, उन सारे प्रयोगों को कहीं ना कहीं गीतों में बांधकर प्रस्तुत करने की जो अद्वितीय क्षमता भारतीय संस्कृति और परिवेश में है, उसका कहीं कोई सानी नहीं है। और इसीलिए उस पारंपरिक माध्यम की आज भी उपादेयता है, आज भी विश्वसनीयता है। आपने अभी ताजा बिहार के चुनाव में देखा ही होगा, मैं नामोल्लेख नहीं करना चाहता, पर कैसे अलग अलग पारंपरिक गीतों की गायिकाओं ने अपने गीतों के माध्यम से अलग अलग राजनीतिक दलों के विचारों का, उनकी उपलब्धियों का प्रचार प्रसार किया, और ये अपने आप में बहुत सशक्त माध्यम बन के हमारे सामने आता है। इसी तरह से भारत के अलग अलग प्रदेशों में जो लोक नाट्य जिसे कहा जाता था, दरअसल वो जननाट्य है जो परंपराओं से हमारी सामाजिक धरती पर खेला जाता है। उस नाट्य में भी संदेश की बहुत अधिक क्षमता है, संदेशों के प्रस्तुतिकरण की, चाहे वो नाचा हो, चाहे वो गम्मत हो, चाहे वो नौटंकी हो, चाहे वो तमाशा हो, चाहे वो दशावतारी हो या भारुड़ हो। तमाम परंपराओं में हमने देखा है कि किस तरह से वो संदेश लोगों तक पहुंचाने की अद्वितीय क्षमता होती है।
आप तो सभी, मेरा चूंकि संबंध नाटक से रहा है और मैं इस बारे में बहुत दृढ़ मान्यता रखता हूं, जो जनसंचार के विद्यार्थी हैं संभवतः उनके लिए ये बात कोई नई नहीं होगी। मैं अभी भी मानता हूं कि जितनी संप्रेषण की क्षमता नाटक में होती है, जितना सशक्त माध्यम नाटक है, उतना सशक्त माध्यम और कोई नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे जो पारंपरिक नाटक है वो बहुत अधिक तामझाम किए बगैर भी महत्वपूर्ण संदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, और वो जो संदेश होता है वो बिल्कुल लोगों के मन में उतर जाता है। उसका जो प्रभाव है, उसकी जो ग्राह्यता है वो बहुत अधिक होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि वो पूरा का पूरा माहौल, उस परिवेश को व्यक्ति अपने मन में बहुत अधिक अच्छी तरह से आत्मसात कर लेता है। तो इस तरह की जो जन माध्यम है, चाहे नौटंकी की अगर हम बात करें, नौटंकी के संदर्भ में अलग अलग आख्यानों में, अलग अलग कथाओं में अलग अलग संदर्भ, चाहे वो पारंपरिक संदर्भ हो, चाहे वो पौराणिक संदर्भ हो, और उसी के साथ कहीं ना कहीं एक आधुनिक संदर्भ भी गुथ जाता है और वो लोगों तक पहुंच जाता है। और इसीलिए हमने देखा कि साल दर साल वही की वही कथा दोहराए जाने के बावजूद भी रामलीला की न ग्राह्यता कम होती है, न उसकी संप्रेषणीयता खत्म होती है, न उसका आकर्षण खत्म होता है। प्रायः हर व्यक्ति को मालूम होता है कि रामलीला में इसके बाद क्या दृश्य आने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग रामलीला के बारे में बहुत अधिक कौतूहल से वहां जाना, उसे देखना, उसे सुनना पसंद करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उसकी जो संप्रेषणीयता है वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं बांध के रखती है, कहीं ना कहीं प्रेरित करती है। ये जो जन माध्यम की शक्ति है, ये जो हमारे पारंपरिक माध्यम की शक्ति है, वस्तुतः उस शक्ति को बहुत अधिक महत्व देकर वर्तमान परिदृश्य में आंका नहीं जाता। ये एक हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन अगर हम उसको वर्तमान परिदृश्य में कहीं आंक के देखें तो मुझे निश्चित तौर पर लगता है कि उसके बराबर की, उसके मुकाबले की जो संप्रेषणीयता है वो किसी और शक्ति में नहीं होती। एक और बात, जो संदर्भ अब फिर से वो सारी चीजें लौट के आई हैं, लेकिन हमने हमारे जो पूरे बाल्यकाल में, या हमसे और भी जो पहले की पीढ़ी के लोग हैं, उन्होंने अपने पूरे बाल्यकाल में बहुत सुंदर कहानियां सुनी होंगी अपने दादा, नाना, नानी, नाना से। जो कथा की हमारी जो परंपरा थी, कहानी कहने की जो परंपरा थी, जैसे अब बहुत अधिक फैशनेबल जमाने में फिर से एक बार स्टोरी टेलिंग कहा जाने लगा है और बहुत सारे स्टोरी टेलर्स आ गए हैं। कुछ लोग किस्सा गोई करके भी उसे लगातार फिर से पुनः प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरह का रीपैकेजिंग है जो हमारा पारंपरिक माध्यम था कहानी कहने का, उसका। और कहानी कहने का भी आशय ये था कि उसके माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण संदेश, बहुत जीवन उपयोगी संदेश व्यक्ति को दिए जाते थे। मुझे लगता है कि जीवन की जो मूलभूत हमारी जो मूल्य बोध है, हमारे जीवन का जो मूल्य बोध है, वो सारा मूल्य बोध इन ऐसी ही दादा, नाना, नानी की कहानियों से ही हमें प्राप्त होता है। उसके साथ ही बड़े बड़े महापुरुषों की कहानी, बड़े बड़े हमारे पौराणिक आख्यानों की कथाएं, ऐसी तमाम कथाएं हमारे अंदर अपने जीवन की धरोहर में कहीं ना कहीं शामिल होती हैं। बीच का एक काल जरूर था जिसमें बहुत अधिक व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के कारण शायद माता पिता को ये समय नहीं मिला कि वो अपने बच्चों को श्रेष्ठ कहानियां सुना के उनके चरित्र का निर्माण कर सके। लेकिन अब एक बार फिर से लगता है कि वो दौर आ गया है कि हम एक बार फिर से अपने उस पारंपरिक माध्यम को देखें। इसके अलावा चित्रों के माध्यम से भी बहुत महत्वपूर्ण संदेश की बात कही गई है। और चित्र भी अगर हम देखें तो अलग अलग जन माध्यमों में, चाहे वो जिसे आप फोक पेंटिंग कह देते हैं, कुछ लोग ट्राइबल पेंटिंग कह देते हैं, लेकिन इन तमाम कलाकृतियों के माध्यम से भी जो महत्वपूर्ण सामाजिक संदेशों का संप्रेषण है, उसको सचमुच देखने वाली बात है कि वो कैसे कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश का प्रेषण करते हैं। इसके साथ ही हमने देखा है कि बड़ी बड़ी कथाएं और बड़े बड़े आख्यान भी सिर्फ एक चित्र में सिमटाकर अगर कलाकार प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है तो वो क्षमता हमारे उन पारंपरिक कलाओं में है। अगर आप गोंड पेंटिंग को बारीकी से देखें तो गोंड पेंटिंग के अंदर जो चित्रकार है वो पूरी की पूरी कथा, और उसका भी एक क्रम है, आप यहाँ से शुरू करें और पूरा अगर आप क्लॉकवाइज जाते हैं तो आपको पूरी की पूरी वो कथा आपके सामने उपस्थित हो जाती है। और वो कथाएं ऐसी कथाएं हैं जो हमारे कहीं ना कहीं पौराणिक आख्यानों से, पारंपरिक आख्यानों से, और उसके साथ उस क्षेत्र की जो लोक परंपराएं हैं, उस क्षेत्र की जो देशज परंपराएं हैं, उसके साथ जुड़ी हुई हैं।
और उन सब को साथ में जोड़कर जब व्यक्ति प्रस्तुत करता है तो उसके माध्यम से एक बहुत सुंदर सी बात हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। इसी तरह से मूर्ति कलाओं और विभिन्न मूर्तियों के माध्यम से भी जो संप्रेषण होता है उसकी भी बात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि जब हम कलाओं की ही बात कर रहे हैं तो जो कपड़े की बुनाई और कपड़ा है उससे भी जो कलाओं की संप्रेषणीयता है वो भी बहुत अद्भुत है और बहुत व्यापक है। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि भारत में जो कपड़े की जो बुनाई की विभिन्न परंपराएं हैं संभवतः इतनी व्यापकता विश्व के किसी देश में नहीं है। बल्कि एक बार तो मुझे प्रसंग हुआ, मैं यूरोप में कहीं था और मेरे साथ जो मित्र थे वो स्वीडन के व्यक्ति थे और जिन्होंने यूरोप की टेक्सटाइल पर कुछ काम किया था, और मैंने ऐसे ही संदर्भ से उनसे पूछा कि यूरोप के टेक्सटाइल में क्या विविधता है और कितनी विविधता है, तो उन्होंने हंस के कहा कि हम लोगों के पास क्या विविधता होगी, सिर्फ आपका जो उत्तर पूर्व भारत है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ही टेक्सटाइल्स की अगर विविधता देख ले तो पूरे यूरोप में उतनी विविधता कहीं प्राप्त नहीं होती। अगर हम इस बात को, इस व्यापकता को देखें तो आश्चर्य करने की बात आती है। पश्चिम बंगाल में जो मुर्शिदाबादी कढ़ाई है, कांथा जिसे कहते हैं, और हम उस कलाकार की कांथा की जो व्यापकता है उसको देखें तो मुझे लगता है कि अद्भुत रचनाशीलता उसमें है। हमें तो मालूम है कि सुई धागे से टांका सिर्फ एक तरह से ही निकाला जाता है। जो सुघड़ गृहिणियां होंगी वो उस टांके को 2 या 4 तरीके से निकाल कर बताती होंगी, लेकिन मुझे बताया गया कि मुर्शिदाबाद की जो कढ़ाई है, कांथा की कढ़ाई है, उसमें टांका डालने की भी 65 से अधिक पद्धतियां हैं। और टांका डालने के पद्धति से लोग इस बात को चिन्हित कर लेते हैं कि ये टांका किस व्यक्ति, किस परंपरा का, किस घराने का है। और इसीलिए हर एक जो टांका डालने वाले लोग हैं उन्होंने अपने अपने मोटिव्स भी अलग अलग बना लिए हैं। तो जो उनका जो चिन्ह है वो उनके टांका डालने की शैली में ढलता है और उनके टांका डालने की शैली से वो दृष्टिगोचर होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो व्यापकता है इसको अगर देखें तो समझ में आता है कि ये सिर्फ कला रूप नहीं है, उसके माध्यम से वो अपनी परंपरा के बारे में, अपने परिवेश के बारे में, अपनी कथा के बारे में भी बहुत कुछ आपको बताना चाह रहे हैं। कोई चीज सिर्फ सुंदर दिखती है, यानी सुंदर दिखने का मतलब उसकी ब्यूटी और उसके एस्थेटिक्स से नहीं है, उसके साथ ही साथ उसके माध्यम से आपके पास क्या संदेश जा रहा है, क्या संदेश वो भेजना चाह रहे हैं, इसको भी देखने समझने की आवश्यकता है। और ये क्षमता हमारे उन कला रूपों में है। तो इसलिए जब लोग सिर्फ ये कह देते हैं कि फोक पेंटिंग है या ट्राइबल पेंटिंग है, तो मुझे लगता है उसके महत्व को और उसकी रचनात्मकता को हम बहुत कम करके आंकते हैं, क्योंकि उसके पीछे छुपी हुई जो कथा है, उसके पीछे छुपा हुआ जो कथ्य है, उसके पीछे छुपी हुई जो शैली है, हम उसको भूल जाते हैं। और पारंपरिक माध्यम की बात करें तो हम देखते हैं कि कठपुतलियों के माध्यम से कितनी व्यापक चीजें कही गई हैं और कैसे कैसे उन पारंपरिक माध्यमों के माध्यम से कठपुतलियां जो है हमारे परिवेश में आई हैं। और सिर्फ ये कठपुतलियां राजस्थान या मालवा के प्रदेशों की ही कठपुतलियां नहीं है, ये कठपुतलियां आंध्र प्रदेश में भी हैं, ये कठपुतलियां बंगाल में भी हैं, ये कठपुतलियां कर्नाटक में भी हैं। और अलग अलग कठपुतलियों के अलग अलग प्रकार भी हैं। कुछ कठपुतलियां जो हैं वो कपड़े की भी हैं, लेकिन कुछ कठपुतलियां हमने देखा है कि शैडो पपेट का जो प्रयोग होता है, विशेषकर उड़ीसा में, विशेषकर आंध्र प्रदेश में, तो वो चमड़े की पपेट्स होती हैं, जो लेदर पपेट्स होती हैं, उसके माध्यम से, वो शैडो के माध्यम से वो सारे संदेश का प्रसारण करते हैं। और इतना प्रभावकारी वो सारा प्रसारण होता है कि वो आपके अंदर गहरे तक उतर जाता है। और उसमें देखिए, आप उस व्यक्ति की कलात्मकता भी देखिए, उस व्यक्ति का जो उसकी बौद्धिकता भी देखिए कि वो सिर्फ कठपुतली बना नहीं रहा है, उसके साथ आपके सामने एक कथ्य भी वो व्यक्ति प्रस्तुत कर रहा है। और वो दोनों के साथ संगीत भी कहीं ना कहीं जुड़ा है, लय और ताल भी कहीं ना कहीं जुड़ी है। उन सारी चीजों को आपके सामने कुल मिलाकर प्रस्तुत कर रहा है। तो ये हमारी जो कला के प्रेषण में, संप्रेषण में जो हमारी अलौकिक शक्ति है, उस अलौकिक शक्ति का अनुभव करना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। एक बहुत रोचक सा संदर्भ मेरे अपने जीवन का मैं आपको बताऊं तो आपको शायद अच्छा लगेगा। मैं शांति निकेतन गया, पहली बार चूंकि मैं गया था तो मेरे एक मित्र ने कहा कि आप शांति निकेतन जाएं तो बाउल गीत जरूर सुनिए। अब
अगर आप किसी ऐसे दिन जा रहे हैं जहां जरूरी नहीं कि वहां बाउल गीत का कोई आयोजन हो रहा हो, तो आपको बाउल गीत कैसे सुनने मिलेगा। लेकिन संयोग था कि जब मैं दोपहर को 12 बजे शांति निकेतन के परिसर में घूम रहा था और उस आवास पर था जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर रहा करते थे, तो उसी आवास के निकट एक पेड़ के नीचे एक बाउल गीत गाने वाले बाबा बैठे थे। वो गीत नहीं गा रहे थे, सिर्फ साइकिल लगाकर कोने में पेड़ के नीचे छाए में बैठे थे। मेरे साथ जो सज्जन थे, मैंने उनसे अनुरोध किया कि क्या ये बाबा हमारे लिए गीत गा सकते हैं। तो उन्होंने जिस भी शैली में उनसे कहा, तो बाबा इस बात के लिए राजी हो गए और उन्होंने अपने एक तारे की तान चढ़ाई, पैर में अंगूठे में घुंघरू बांधा, एक हाथ में ढफ था, एक हाथ में एक तारा था, पैर में घुंघरू था और वो गा रहे थे। और इतना सुंदर उन्होंने गीत वहां पर प्रस्तुत किया। संयोग से मेरी बुद्धि जगी और मैंने उसे वीडियो शूट कर लिया। वो वीडियो शूट अच्छा भी हो गया, तो मैंने उसे शिक्षक दिवस पर अपने मित्रों को भेजा। वे इस बात को यकीन नहीं कर पाए, इस बात की कल्पना भी नहीं कर पाए कि ये सारा का सारा संगीत सिर्फ एक व्यक्ति ने बिना किसी टेक के लगातार दिया है। ये जो हमारी कला की क्षमता है। और उसमें उन्होंने गुरु की ही बात की कि गुरु मेरे ऊपर कृपा करो, मैं अज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान दो, मैं साधनहीन हूं, मुझे साधन संपन्न करो, मैं शक्तिहीन हूं, मुझे शक्ति दो, गुरु मुझे शक्ति देगा तो ही मैं शक्तिशाली हूं। इतना महत्वपूर्ण संदेश और कैसे सहज भाव से हमारा एक कलाकार आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। उसकी उस अभिव्यक्ति को मैं निश्चित तौर पर प्रणाम करता हूं, उसकी क्षमता को, उसकी उस ऊर्जा को प्रणाम करता हूं। ये जो ऊर्जा है, ये जो क्षमता है जो हमारे पारंपरिक कलाकार हमें देते हैं, वो ऊर्जा वस्तुतः आपको पूरे के पूरे आपके अवचेतन को कहीं ना कहीं जागृत रखने का काम करती है और आपके अंदर वो मूल्य बोध जगाती है जो कहीं ना कहीं आपकी संस्कृति, संस्कार और राष्ट्र के प्रति आपको उत्तरदायी बनाता है। ये महत्वपूर्ण बात है हमारे पारंपरिक माध्यम की, जिसे हमें समझना चाहिए। और ऐसे पारंपरिक माध्यम जिनकी सूची अनंत है, भारत में तो इसकी खदान है। आप जिस प्रदेश में जाएं, उस प्रदेश में पारंपरिक माध्यमों की एक लंबी फेहरिस्त है, लंबी सूची है, जिसके माध्यम से आप सोच सकते हैं कि इन चीजों को हम कैसे सहेज कर रख सकते हैं। चाहे फिर वो रामलीला हो, रामलीला का मैंने आपके सामने उल्लेख किया ही है, फिर चाहे वो भागवत की कथा हो, लोग भागवत की कथा के माध्यम से भी बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक संदेशों के संप्रेषण का काम करते हैं। मध्यकाल से जब हमारे बीच में कव्वाली आई, तो कव्वाली ने भी बहुत महत्वपूर्ण संदेशों का हमारे बीच में प्रसारण किया। कव्वाली से ही जुड़ी हुई एक और परंपरा आई थी, चार बेंत, जिसमें सवाल जवाब होते हैं और सवाल जवाब के माध्यम से भी व्यक्ति अपनी बात को संप्रेषित करने का काम करते हैं। गुरबानी के माध्यम से भी जगह जगह पर महत्वपूर्ण संदेशों का प्रचार प्रसार किया जाता है और वो सारे संदेश व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाने की दिशा में, व्यक्ति के अंदर उस तरह का महत्वपूर्ण भाव, समाज के प्रति समर्पण का भाव जगाने की बात करते हैं। मराठी में कीर्तन की परंपरा है, बंगाल में बाउल की परंपरा है, आंध्र प्रदेश में हरि कथा की परंपरा है। ये सारी परंपराएं किसी तरह वो जन माध्यम की परंपरा है। उड़ीसा में भी कीर्तन की परंपरा है, ढोल लेकर, खोल लेकर लोग जाते हैं और बात करते हैं। अगर आप दक्षिण में जाएं तो दक्षिण में भी अलग अलग प्रकार हैं, चाहे वो कुडियट्टम हो, चाहे वो थैयम हो, चाहे कथकली के माध्यम से बात करते हो, तो इनके माध्यम से भी महत्वपूर्ण संदेशों का प्रसारण होता है। आंध्र नाट्यम है, गोटीपुआ है, ये भी जो है सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही उद्देश्य है, सिर्फ मनोरंजन नहीं, महत्वपूर्ण संदेशों का व्यक्ति तक संप्रेषण कैसे हो सकता है उसकी बात करते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कीर्तन का, मराठी में जो कीर्तन की परंपरा है, निश्चित तौर पर हरि कथा में भी उसी तरह की परंपरा है, जिसमें एक आख्यान भी होता है और आख्यान के साथ ब्रह्म निरूपण भी होता है, जिसमें आपको महत्वपूर्ण संदेश, जीवन से उपयोगी जो संदेश है, जीवन में कहीं ना कहीं लागू पड़ने वाला जो संदेश है, वो आपके सामने संप्रेषित किया जाता है। तो उस सारी चीज को लेकर आप चलते हैं तो ये महत्वपूर्ण बात आती है। अगर आप सिर्फ कबीर गायन की ही परंपरा को लेकर, तो कबीर गायन की परंपरा में ही कितने प्रकार हमारे देश में हैं जो पूरे देश को संदेश अलग अलग दृष्टि से देने का काम करते हैं। मालवा में कबीर गायन की अपनी परंपरा है, राजस्थान में कबीर गायन की अपनी परंपरा है, अन्य प्रदेशों में भी, उत्तर प्रदेश में कबीर गायन की अपनी परंपरा है और उनके माध्यम से भी बहुत अच्छे, बहुत सही संदेशों का प्रसारण
लोगों तक किया जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं अलग अलग जगहों पर जो मानस मंडली की बात करते हैं, मानस गान की जो बात करते हैं, उससे भी बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश भेजे जा सकते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण दूं, शायद आपको सुनकर अच्छा लगेगा, मुझे कल्पना नहीं थी, मेरे ज्ञान में वृद्धि हुई। छत्तीसगढ़ में एक गंगा मैया टेम्पल है, गंगा मैया मंदिर है, और वहाँ पर ये बात कही जाती कि वहाँ पर मानस प्रतियोगिता हर वर्ष होती है। तो मुझे ये सौभाग्य मिला कि एक वर्ष मुझे वहाँ पर निमंत्रित किया गया, और मैंने उनसे पूछा कि ये बालोद करके जगह है दुर्ग के पास, तो मैंने सहज कौतूहलवश उनसे पूछ लिया कि कितनी मानस मंडलियां आप हर वर्ष बुलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम 10 दिन मानस गान करते हैं और एक दिन में 10 मंडलियां बुलाते हैं, और हर एक मंडली को 1-1 घंटे का समय देते हैं, और वो घड़ी से मिला हुआ समय रहता है, ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट नीचे। और इन 100 मंडलियों को जब हम चयन करते हैं तो हमारे पास 300 से 400 आवेदन आते हैं, उनमें से हम 100 मंडलियों का चयन करते हैं। ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। 300 से 400 मंडलियां, हो सकता है, ये मैं तो आपको 6-7-8 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं, अब मंडलियों की संख्या में निश्चित तौर पर वृद्धि हुई होगी। यानी इतनी मंडलियां अपने उत्साह और अपनी ऊर्जा से मानस का गान करती हैं। मानस का गान करने का आशय सिर्फ प्रभु की भक्ति नहीं है, उसके माध्यम से जो महत्वपूर्ण संदेश है, फिर वो चाहे व्यवहार का संदेश हो, संस्कार का संदेश हो, आचरण का संदेश हो, ये सारे संदेश कहीं ना कहीं लोगों तक, एक दूसरे तक पहुंचाने का, एक दूसरे के साथ साझा करने के, ये सारा उपक्रम जो है ये मानस मंडलियों के माध्यम से होता है। तो इसलिए हम सिर्फ इन सारे माध्यमों को कहीं ना कहीं सिर्फ मनोरंजन का माध्यम, लोकरंजन का माध्यम मान लेंगे तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। वस्तुतः ये बहुत महत्वपूर्ण संप्रेषण के माध्यम है, लोगों के अंदर चेतना जगाने के और लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ऊर्जा पैदा करने के साधन है। और इसलिए आप सोचते हैं कि जब लोक माध्यम किसी भी पारंपरिक गीत के साथ जब आप तादात्म्य स्थापित करते हैं तो आप अपने अंदर भी कहीं ना कहीं ऊर्जा महसूस करते हैं और उसके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। जरूरी नहीं कि उसके शब्द आपको समझ में आते हों। जैसे जब मैं कर्नाटक का कोई ऐसा पारंपरिक गीत सुनता हूं तो जरूरी नहीं कि कन्नड़ भाषा मुझे आती हो और मैं नहीं सुन पाता, लेकिन उसका जो भाव है वो कहीं ना कहीं मुझे रोक लेता है, उसकी जो अभिव्यक्ति है वो कहीं ना कहीं मुझे बांध लेती है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारे इन सारे लोक माध्यमों की जो कुछ विशेषताएं हैं उसको अगर हम थोड़ी देर के लिए देख लें, मैंने 5-7-10 विशेषताएं कुछ लिखी हैं, वो मैं आपके साथ साझा कर दूंगा, क्योंकि लोक माध्यमों का जो, हमारे पारंपरिक माध्यमों का जो संसार है वो बहुत व्यापक है, बहुत विशाल है। उस पर कुछ मिनटों में बात करना तो शायद संभव नहीं है और आवश्यक भी नहीं है इस दृष्टि से। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हमारे पारंपरिक माध्यमों की है वो है उसकी तात्कालिकता, जो स्पॉन्टेनिटी है, जो प्रत्युत्पन्नति है, वो हमारे जो सबसे बड़ी ताकत है हमारे पारंपरिक माध्यमों की। इसलिए हमने देखा कि जो 4 बैत होता है या कच्छ की एक परंपरा है जिसमें एक व्यक्ति सवाल करता है और दूसरा व्यक्ति तुरंत उसका जवाब वहीं के वहीं बनाकर देता है, और उस सवाल में भी कोई बहुत महत्वपूर्ण संदेश होता है और उस जवाब में भी वो बहुत महत्वपूर्ण संदेश होता है। तो ये जो तात्कालिकता है, या आपने नाचा का कोई प्रयोग देखा हो या गम्मत का कोई प्रयोग देखा हो या नौटंकी का कोई प्रयोग देखा हो या भारूड देखा हो, तो तुरंत जो कलाकार है वो कहीं ना कहीं चलती हुई घटना से, तात्कालिक घटना से आपको संदर्भ जोड़ के अपनी बात कहने की जो अद्भुत क्षमता रखता है वो हमारे पारंपरिक माध्यमों की बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरी बड़ी विशेषता है उसकी जो व्यापकता है, विराटता है, वर्सेटिलिटी है, वो अद्भुत है, क्योंकि वो बंधी नहीं है। व्यक्ति न स्थान में बंधा है, न फॉर्म में बंधा है, न पैटर्न में बंधा है, वो कहीं भी जा सकता है, वो स्वच्छंदता से अपनी रचनात्मकता को विस्तार दे सकता है। ये हमारे पारंपरिक माध्यमों की विशेषता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि वो जो उसकी जो नैसर्गिकता है, जो उसकी अंतरात्मा से उपजी हुई रचनात्मकता है, वो उसे प्रेरणा देती है वो सारी कृतियां बनाने के लिए। और इसलिए हो सकता है कि थोड़ी सी कई बार चीजें अनगढ़ सी लगें, लेकिन उसका जो अनगढ़पन है वो भी कहीं ना कहीं विराटता लिए होता है। ये एक बहुत अद्भुत विशेषता होती है। तीसरी जो बड़ी बात है वो परिस्थितियों के साथ
किस तरह से हमारे लोक माध्यम, हमारे जन माध्यम, हमारे पारंपरिक माध्यम सामंजस्य बिठा लेते हैं, उसको देखने की बात है। कई बार जिस तरह के परिवेश की आपने बात की है उस तरह का परिवेश आपको नहीं मिलता, जिस तरह की आपने प्रस्तुतिकरण के लिए जिस तरह की पूरी व्यवस्था की बात की वो नहीं मिलती, लेकिन पारंपरिक कलाकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता और वो तुरंत आपको अपने श्रेष्ठतम रचनात्मक कर्म से साक्षात्कार कराने की क्षमता रखते हैं। इसी तरह अगली बात है कि उसमें आपके और उस कलाकार के बीच में कहीं कोई अंतर नहीं होता, वो आपको अपने साथ आत्मसात कर लेता है। श्रेष्ठतम कला की अभिव्यक्ति वही है जब प्रस्तोता और दर्शक, प्रस्तोता और जो उसका आस्वाद ले रहा है, उनके बीच का अंतर समाप्त हो जाए, यानी जो आस्वाद ले रहा है वो भी एक तरह से प्रस्तोता बन जाए। ये जो एक पराकाष्ठा है किसी प्रस्तुति को आत्मसात करने की, वो पराकाष्ठा वस्तुतः हम लोग हमारे पारंपरिक माध्यम में पा सकते हैं। जो कम्युनिकेशन के हमारे साथी हैं वे इस बात को बैरियर फ्री कम्युनिकेशन कहते हैं, और अगर बैरियर फ्री कम्युनिकेशन की बात करें तो ये जो क्षमता है ये निश्चित तौर पर हमारे पारंपरिक माध्यमों की होती है। तो उस तरह के बैरियर फ्री कम्युनिकेशन को पारंपरिक माध्यम देते हैं। इसीलिए कम्युनिकेशन की भाषा में ही अगर मैं आपको बताऊं तो जो दूसरी बात है कि इट इज इजी टू डिकोड, यानी उसको जो दूसरे व्यक्ति जो ग्राह्य करता है उसके लिए बहुत सहज होता है उसको ग्रहण करना। ये एक और विशेषता होती है क्योंकि वो निश्चित तौर पर आपकी ही भाषा में, आपकी ही शैली में, आपकी ही परंपरा में, आपके ही व्याकरण में वो आपके सामने प्रस्तुत होता है। तो इसको देखने के लिए भी ये हमारे जो पारंपरिक माध्यम है उसकी क्षमता अद्भुत होती है। और एक बड़ी बात है कि वो बहुत अधिक खर्चीले नहीं है, या कहें कि सरंजाम की दृष्टि से आपको बहुत अधिक खर्चा नहीं है। मैंने जैसे जिस बाउल के गायक महोदय का उदाहरण दिया, एक तानपुरा अकेले व्यक्ति, पैर में एक घुंघरू बंधा है, हाथ से एक उनके पास डुग्गी है जिससे वो ताल दे रहे हैं, और इन सारी चीजों का समन्वय वो कर सकते हैं और आपके सामने श्रेष्ठतम संगीत की उत्पत्ति कर सकते हैं, श्रेष्ठतम भाव की उत्पत्ति कर सकते हैं, श्रेष्ठतम रचना की उत्पत्ति कर सकते हैं। और इतना सब होने के बावजूद एक और विशेषता है कि वो बेहद आकर्षक होते हैं, यानी उसमें एक आपको खींचने की जो क्षमता है वो रहती है, क्योंकि वो आकर्षक करने के लिए जो उसमें जो उसकी जो सौंदर्य दृष्टि है, रचनात्मकता की जो सौंदर्य दृष्टि है, वो कहीं ना कहीं मूलभूत प्रस्तोता के अंतरात्मा में जुड़ी है, और वो प्रस्तोता की अंतरात्मा में जुड़ी होने के कारण उस सौंदर्य दृष्टि से हमारा तादात्म्य होता है और वो आपको खींचती है, आपको आकर्षित करती है। और एक महत्वपूर्ण बात है जो है कि उसकी पहुंच, आउटरीच बहुत व्यापक होती है, क्योंकि वो कहीं आपको किसी चीज के लिए रोकती नहीं है, इसलिए वो व्यापक होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए हम सब तरसते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन, जैसे मैं भी आपके साथ जब संवाद कर रहा हूं, मुझे पता नहीं है कि कितने लोग जुड़े हैं, मुझे सच में पता नहीं लगता कि कितने लोगों को मेरी बात रुच रही है या रुचिकर लग रही है या नहीं लग रही है, क्योंकि हम फीडबैक की प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं ग्रस्त हो जाते हैं। ज्यादातर टेलीविजन के माध्यम भी फीडबैक की समस्या से ग्रसित रहते हैं, बहुत सारे माध्यमों की अपनी दिक्कत होती है। हमारी ज्यादातर सरकारी योजनाएं भी इसलिए फेल होती हैं क्योंकि हमारे पास फीडबैक का कोई बहुत अच्छा मैकेनिज्म नहीं होता। लेकिन ये जो जन माध्यम है ये आपसे इमीडिएट फीडबैक प्राप्त कर लेता है, इमीडिएट फीडबैक आपसे ले लेता है, आपको बाध्य करता है कि आप उस माध्यम की, उस प्रस्तुति की पूरी अवधारणा में कहीं ना कहीं बंधे रहें। एक बहुत, जब मैं संप्रेषण की कक्षा लेता हूं या संप्रेषण के विषय में जब बात करता हूं तो मैं इस उदाहरण को अक्सर देता हूं कि हमारे यहाँ जो फीडबैक सिस्टम है वो इतना ज्यादा हमारी पूरी की पूरी प्रस्तुति में जुड़ा हुआ है। जब कोई कथावाचक हैं, जब वो कथा कहते हैं तो आमतौर पर होता है, स्वभाव है कि लोग कथा के समय में या तो आपस में कुछ संवाद करने लगते हैं या दूसरी किसी दुनिया में चले जाते हैं, या कुछ लोग सोने वोने का भी काम करते हैं। तो जो हमारे कथावाचक हैं उन्होंने फीडबैक का जो सिस्टम है परंपरा में वो कैसा है, थोड़ी देर बाद वो कहते हैं अरे आपको मेरी बात समझ में आई, बोलो सियाबल रामचंद्र की, तो सब लोग कहते हैं जय। फिर उनको समझ में आता है कि शायद उतने लोगों ने जय नहीं बोली जितनों को बोलना चाहिए था। फिर कहते हैं आवाज में दम नहीं आया,
दोबारा बोलिए। तो जो लोग जिनका ध्यान नहीं भी है उनका ध्यान फिर से उस पूरे की पूरी प्रस्तुति में आता है। ये फीडबैक का हमारा पारंपरिक तरीका है। इस फीडबैक के पारंपरिक तरीके को सोचने की, समझने की जो अद्भुत क्षमता हमारे पारंपरिक कला गुरुओं ने, कला मर्मज्ञों ने उस वक्त खोजी होगी, आप उसकी कल्पना कीजिए कि वो संप्रेषण के कितने बड़े विशेषज्ञ, कितने बड़े महारथी थे। इस दृष्टि से मुझे लगता है मित्रों कि जो संप्रेषण की बात जब हम कहते हैं तो हमारे पारंपरिक माध्यमों की जो संप्रेषणीयता है वो निश्चित तौर पर अद्भुत है, अद्वितीय है, और उसका प्रयोग हमें अलग अलग संदर्भों में करना चाहिए। हम कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हम अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से अपने आप को कहीं बंधा पाते हैं, पर संप्रेषणीयता की दृष्टि से अगर हम परंपराओं से बंधे रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मुझे लगता है अपनी बात मैं यहीं पर समाप्त करूं। मैं एक बार पुनः माननीय कुलपति जी को, आदरणीय अनिल कुमार राय जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे ये अवसर उपलब्ध कराया कि आपके सामने मैं अपनी कुछ कच्ची पक्की बातें व्यक्त कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये जन संप्रेषण की जैसी अद्भुत क्षमता है वैसी ही संप्रेषण की अद्भुत क्षमता आदरणीय सच्चिदानंद जोशी जी में भी है। आपने, हम सब ने अभी इसका साक्षात्कार किया। लोक कला की भारतीय परंपरा का सुंदर शब्द चित्र, रेखा चित्र प्रस्तुत करने के लिए माननीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी को सादर साधुवाद। अब मैं धर्म, दर्शन, शिक्षा व संस्कृति को प्रतिष्ठापित करने में महती भूमिका निभा चुके महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति, तुलनात्मक धर्म व दर्शन के ख्यातिलब्ध विद्वान आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी से बड़े आदर और सम्मान के साथ अनुरोध कर रहा हूं कि वह अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान कर हम सभी को अनुग्रहित करें। प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी। सबको नमस्कार। दरअसल अग्रज आचार्य सच्चिदानंद जोशी जी को सुनना एक ऐसी कविता को सुनना है जो निर्झरणी सी बाती है, जिसमें स्वच्छ और औषधि युक्त जल तो है ही, प्रवाह भी पर्याप्त है। अब इस प्रकार का व्याख्यान, इस प्रकार की काव्यमय अभिव्यक्ति, जैसे लोक इस व्याख्यान में ही आकाराकारित हो गया हो, इस प्रकार की प्रस्तुति के बाद अध्यक्षीय करना श्रोताओं के साथ तो अन्याय है, सुनने वालों के साथ अन्याय है। और मुझे तो पहले ही अग्रज ने कह दिया था कि मैं शास्त्र पढ़ने वाला आदमी हूं, इस नाते लोक की जो सहजता है, लोक में जो नवनीत सा स्नेह युक्त भाव है, उसको कर्कश तर्क से पकड़ा नहीं जा सकता। तो जहां से शुरू किया था वहीं से बात को मैं थोड़ा जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि लोक भी संस्कारित करना है। संस्कार शास्त्र से भी होता है और संस्कार लोक से भी होता है। यही भारतीय जीवन की विशिष्टता है। इसमें लोक और शास्त्र एक दूसरे के विरोधी नहीं बनते हैं, पूरक बनते हैं। महत्वपूर्ण है कि संस्कार करना है, सारा संप्रेषण संस्कार के लिए। अगर बोध, ज्ञान, सूचना संप्रेषित हो रही हो लेकिन संस्कारित न कर रही हो तो संप्रेषण नहीं। ठीक से तो तभी पहुंचेगी जब वो बदल देती है। और बदलती कैसी है कि माज करके चमका देती है। संस्कार तो माजना, संस्कार तो प्रोक्षण व्यापार है,
फटक देना है, सार सार को ग्रहण करना है, थोथे को उड़ा देना है। और ये प्रोक्षण व्यापार लोक में होता है, सूप तो लोक में है, वो शास्त्र में नहीं। शास्त्र में तो नुक्ताचीनी हो सकती है, लेकिन प्रोक्षण नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय परंपरा की दृष्टि से विचार करें तो लोक शास्त्र का अनुकरण करता प्रतीत होता है और शास्त्र लोक के अनुरूप चलता है। लोका विरुद्धता शास्त्र की विशिष्ट का वैशिष्ट्य है, तो शास्त्रानुकरण लोक का। एक तरफ कहा कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम नाच, ये शायद दुनिया की किसी और परंपरा में नहीं मिलेगी। दुनिया की और सारी परंपराएं क्लासिक्स पर, स्क्रिप्चर्स पर इतनी मजबूत रूप से जुड़ी हुई हैं कि उसमें जरा भी हेर फेर संभव नहीं है, और कार्टून भी बन जाए तो समस्या आती है। इसके विरुद्ध भारत की जो मूल परंपरा है वो लोक की परंपरा, लोक को जानना, लोक को समझना और लोकाराधन का व्यक्तित्व निर्मित करना, ये श्रेष्ठतम होने की पहचान है। इसलिए यहां संप्रेषण और लोक कलाएं वस्तुतः बिना किसी आडंबर के और बिना किसी शास्त्रबद्धता के शास्त्रीयता का विस्तार है। शास्त्र बांधने के लिए नहीं, जब विस्तारित करने के लिए होता है तो वह लोक में अभिव्यक्त होता है। सिर्फ 2 उदाहरणों की बात करूंगा भारत के इतिहास में। 2 मखों की बात करूंगा। ये 2 मख किस प्रकार की लोकाराधना की दृष्टि को उपस्थित कर रहे हैं। एक मख है जनक के द्वारा धनुष भंग की प्रतिज्ञा का। वो यज्ञ नहीं, शिव तो इसीलिए लोक के प्रतिनिधि हैं, याज्ञिक शास्त्रीय परंपरा का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इसलिए शिव का धनुष भंग कर सकेगा, शिव का धनुष उठा सकेगा। शिव का धनुष उठाना यानी लोक को उठाना। धरती की बेटी से विवाह तो उसी का होगा जो लोक का भार उठा सकता है, जो लोक आराधना कर सकता है। और ये पूरी प्रक्रिया विकसित होते होते अंत में लोक और शास्त्र दोनों के शत्रु के रूप में उपस्थित हुई भौतिक संस्कृति से संघर्ष के रूप में उभर करके सामने आती है उस प्रतिज्ञा के साथ ही। लेकिन वहीं रुकती नहीं है, वो तो भावभूति के शब्दों में उभर करके और आगे बढ़ जाती है। जब ये प्रतिज्ञा करते हैं राम, स्नेहम दयाम सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचते नास्ति में संशय। ये तो शास्त्र के गुण हैं, स्नेह सौख्य दया, ये सब वही गुण हैं जिन गुणों के आधार पर रावण को जीतने की बात हो रही थी। भौतिकता को जीतने के लिए तो ठीक है, जानकी को पुनर्प्राप्त करने के लिए गुण तो ठीक है, लेकिन लोक के लिए होना, लोक वाला होना, लौकिक हो जाना, लोक के साथ समरस हो जाना और लोक में करणीय को संप्रेषित कर देना इतना कठिन है कि ये सद्गुण भी छोड़ने पड़ सकते हैं, और इन सद्गुणों से यत्न पूर्वक प्राप्त जानकी भी छोड़नी पड़ सकती है। तो लोक
धरती को अभिव्यंजित करता है, धरती को प्रकाशित करता है, धरती को सुवासित करता है। लोक जन समूह नहीं है। लोक का की दृष्टि क्या होती है, ये तुलसीदास ने बड़े छोटी पंक्तियों में प्रस्तुत किया है। उसको संदर्भित करने का लोभ मैं यहां संवरण नहीं कर रहा हूं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। वो समस्त लोक से पूछा है। उसमें खग भी है, उसमें मृग भी है, उसमें भंवरों की पंक्तियां भी है। सिर्फ मनुष्यों का लोक नहीं होता है। इसलिए समग्र के प्रति जो अभिव्यंजित होता है ऐसी कला, मनुष्य का ऐसा चैतसिक व्यापार, चेतन व्यापार, उसकी आत्मा से उभरने वाली वाणी और उसके आत्मा से उभरने वाला चित्त, उसकी आत्मा से अभिव्यंजित होने वाला अभिनय, ये सब मिलकर के जब शास्त्र की मर्यादाओं को भी अतिक्रांत करते हुए केवल शुभ की सृष्टि करते हैं, तब जाकर के वो लोक कला होती है। लोक कला केवल कला के लिए कला नहीं है। तो फिर तो वैसे ही है जो जैसा महाकवियों ने, काव्य शास्त्रियों ने काव्य के लक्षणों के लिए श्लोक रचे, लेकिन वह आनंद नहीं सृजित करता। आनंद जो तुलसी जैसा कुछ लोकाराधन के लिए, लोक रंजन के लिए, स्वांतः सुख के लिए रचित होता है, सृजित होता है, विनीत होता है, तो सुख की सृष्टि करता है। लोक कलाओं का संप्रेषण मनुष्य में सुख की दृष्टि का संप्रेषण है, मनुष्य में वास्तविक आनंद की दृष्टि का संप्रेषण है। और उर्दू का शेर है ना कि क्या खाक मचा होता जीने में, जो दर्द न होता सीने में। भारतीय परंपरा इससे उल्टी कहती, को हन्यात का प्रण्यात यद्दे को आनंदो न स्यात्। लोक इस आनंद की का आसमन है, टपकाता है, रस की तरह टपकाता है इस आनंद को, मधु की तरह टपकाता है। और यह मधु की तरह टपकाना, रस की तरह टपकाना, माधुर्य से भर देना, यही संप्रेषण है भारतीय कला का समूची परंपरा में। सर्वत्र सुख आता है, सर्वत्र आनंद आता है। कौन जिंदा ही रहता, कौन सांस ही लेता यदि जीने में मजा न होता। सीने में दर्द होकर के जीना नहीं है, सीने में दर्द में भी यदि आनंद है तो दर्द को सहेज करके जीने का मजा है। ये लोक है। इसलिए रोना और गाना लोक कलाओं में सर्वत्र अभिव्यंजित होते हैं। चाहे रोना हो या गाना हो, चाहे वेदना की निष्पत्ति हो या आनंद का वर्षण हो, ये दोनों एक ढंग से राग में आते हैं, विराग नहीं करते। लोक आलोचन पर्यंत जो कुछ है उसको, उसके प्रति स्वीकृति का भाव है। लोक कलाएं इस प्रकार की स्वीकृति को प्रस्तुत करती है। और इनको संप्रेषित करने की जो विधि है, इनके द्वारा जो संप्रेषित होता है वह युक्ति के आधार पर नहीं होता है, वो तो बोध और बोध से परे अनुभूति के स्तर पर होता है। बस लग जाता है, अच्छा हो जाता है अपना, कोई तर्क काम नहीं करता है, कोई युक्ति काम नहीं करती है। ये तो पहली नजर से हो जाने वाले प्यार जैसा है। और सर्वत्र होता है यदि लोक की समझ, लोक में जीते हुए, लोकानुभव करते हुए, लोक रंजन का यत्न करते हुए मनुष्य जीवन के व्यापार यानी उसके रोने और गाने दोनों के व्यापार चलते हैं, तो कलाएं, लोक का प्रत्येक पक्ष कला को निश्चित करता है। इसीलिए गोवर्धन मख आता है यज्ञ के समानांतर। यज्ञ है तो शास्त्रीयता, मख है तो सबकी हिस्सेदारी है, मख है तो सत्र है, मख है तो सामूहिकता है, मख है
तो कृष्ण की भी हिस्सेदारी है और गोपों की भी हिस्सेदारी है, जो एक एक लाठी लेकर के गोवर्धन खड़ा करते हैं। इस समग्रता की दृष्टि को लोक के रूप में देखा गया है। और कला पूर्णिमा के चंद्र की तरह पूर्ण चंद्र तभी होती है जब लीलाधर लीला पंडित लोक को साथ लेकर के लोकानुरंजन के लिए लीलाएं करता है। और यह लोकानुरंजन की लीलाएं विविध कलाओं के माध्यम से, वो शिल्प में आता है, वो दस्तकारी में आता है, वो हर प्रकार की कारीगरी में आता है, केवल कला के लिए नहीं है, निष्प्रयोजन नहीं है, ब्यूटी फॉर ब्यूटी सेक नहीं है। लोक की कला ब्यूटी फॉर गुड है, सौंदर्य शुभत्व के सृजन के लिए। यदि सौंदर्य शुभता का सृजन नहीं करता है तो विद्रूप है, प्राणवान नहीं है। तो स्पिरिट की सृष्टि हो सके, प्राण की सृष्टि हो सके, इसलिए लोक कलाएं शास्त्रीयता को निरंतर माजती है। शास्त्र को माज करके उसमें नई नई संभावनाओं के द्वार खोलती है, और उन नई संभावनाओं के द्वार से जन के बीच जीवन के अर्थ का संप्रेषण करती है। लोक कलाओं के द्वारा संपन्न होने वाला जो जन संप्रेषण है, वो भारत की परंपरा में वस्तुतः जीवन का संप्रेषण है, जीवंतता का संप्रेषण है, माधुर्य का संप्रेषण है, अर्थवत्ता का संप्रेषण है, और अंत में संवेदना का, कमनीयता का, चारुत्व का संप्रेषण है। इन सब को समेटते हुए और उसकी विधि को भी विज्ञान और कला दोनों दृष्टियों से प्रस्तुत करते हुए आज का जो व्याख्यान है, इस व्याख्यान को सुनने के बाद इसके इर्द गिर्द तो बहुत बोला जा सकता है, लेकिन मेरे जैसे लोग इस व्याख्यान पर तुरंत बोल सकें, यह संभव नहीं है। इसको पचाने के लिए, इसको मन में बैठाने के लिए, और मन में बैठा करके अपने भाव से इसका सातत्य बनाने के लिए कुछ अंतराल की जरूरत है, और मैं उस अंतराल में बाधक बन रहा हूं। इसलिए अपनी बात को पूरा करते हुए व्यक्तिगत रूप से अपने अग्रज संस्कृति, कला, दर्शन, अभिनय, साहित्य, संगीत, कला के साथ साथ शास्त्र, इस प्रकार का जिनका चतुर्मुख व्यक्तित्व है, ऐसे आचार्य को हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी बात को पूरा कर रहा हूं। धन्यवाद सर। लोक कला का और उसकी जन संप्रेषणीयता का की सुंदरातीत सुंदर प्रस्तुति, उद्बोधन दो आचार्यों का सुनकर के मन प्रसन्न है, गदगद है। और सच में लोक कला को और उसकी जन संप्रेषणीयता को जिस तरह से आज प्रस्तुत किया आचार्य डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी ने, उससे स्वाभाविक है कि हम सभी लोक के लोग हैं। हमारे माननीय कुलपति जी शास्त्र के भी हैं, लोक के भी हैं और शास्त्र के भी हैं, लेकिन लोक के हम सभी, पूरा भारत लोक में जीता है, पूरा भारत का समाज लोक में जीता है। इसलिए और उसकी जो जन संप्रेषणीयता है वो रोज बरोज के जीवन में हम देखने को पाते हैं। सच में बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आदरणीय सच्चिदानंद जोशी जी की विषय पर रही। मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। माननीय सच्चिदानंद जोशी जी मेरे नियोक्ता भी रहे हैं कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में। आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया था, और लोक की शब्दावली में कहें तो आप हमारे अन्नदाता भी रहे हैं, क्योंकि लोक की शब्दावली में नियोक्ता अन्नदाता ही होता है। तो दो अन्नदाताओं के बीच में मैं बैठ करके धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूँ। तो अपने आप में जो है मेरे लिए, लेकिन बावजूद इसके
आचार्य डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी के प्रति मैं निजी तौर पर भी कृतज्ञ हूँ और विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से भी। मैं काफी दिनों से, चूंकि आपकी व्यस्तता अतिरिक्त रहती है, एक ऐसे संस्था के आप प्रमुख हैं जिस संस्था का बड़ा दायित्व है लोक संस्कृति को संरक्षित करने का, उसका डॉक्यूमेंटेशन करने का, और उसमें आप पिछले कई सालों से लगातार जूझ रहे हैं, क्योंकि लंबे अरसे से बिखरे को सहेजने में अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ता है और स्वाभाविक है कि वह अतिरिक्त परिश्रम आदरणीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी को करना पड़ रहा है, उनकी पूरी टीम को करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी उनका जो कृत संकल्प है कि जो लोक है, लोक संस्कृति है भारत की, जो परंपरा है भारत की, उसका दायित्व जिस संस्था को इकट्ठा करने का है, जिंदा रखने का है, आगे बढ़ाने का है, उस दायित्व को वो निभाएंगे। इसलिए इस श्रृंखला में जुड़ने में आपको विलंब हुआ, लेकिन ये सुखद अवसर सच में है कि 25वें कड़ी के आप हिस्सेदार बने। मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आदरणीय सच्चिदानंद जोशी जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने अपने उद्बोधन के माध्यम से लोक को, लोक कला को और उसकी जन संप्रेषणीयता को जीवंत किया लोगों के भीतर, क्योंकि सबके भीतर तो है, लेकिन उसको आपने जीवंत किया और उस दादा दादी, नाना नानी या अपने बचपन की कहानी सुनने की जो हमारी परंपरा है, उसको आपने याद दिलाया। किस तरह से रातों रात, कई रात कहानियां लगातार चलती थी और हम लोग बच्चे इकट्ठा होकर के सुनते रहते थे, रात बीत जाती थी, कहानी खत्म नहीं होती थी। तो वो एक परंपरा जो जन संप्रेषण की परंपरा है, उसकी याद आपने ताजा की। मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। साथ ही विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी, जिनकी प्रेरणा से ये श्रृंखला प्रारंभ हुई थी और जिनके प्रेरणा से और सत्प्रयास से ये श्रृंखला निरंतर प्रवाहमान है, चल रही है, जारी है। आप की सजगता और इस श्रृंखला को जीवंत रखने का जो प्रयत्न है, उसका मैं सिर्फ एक माध्यम मात्र हूँ, साधन मात्र हूँ, लेकिन आपके प्रयास से ये श्रृंखला चल रही है और ज्ञान की गंगा जो बह रही है, उसका रसास्वादन देश विदेश इस श्रृंखला से जुड़े हुए सभी लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने एक सुंदर अवसर, सुंदर मंच मुझे उपलब्ध कराया है, जिससे लोगों से जुड़ने और लोगों के ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का मैं एक तरह से माध्यम बन पा रहा हूं। इसमें मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूं कि एक ज्ञान की परंपरा जो है, भारतीय ज्ञान की परंपरा जो है, भारतीय परंपरा जो है, उसको नई पीढ़ी के सामने तमाम जो आज के विद्यार्थी हैं, जो उससे वंचित रहे हैं तमाम कारणों से, उन तक पहुंचाने का मैं एक साधन बन पा रहा हूं। आपने ये अवसर मुझे उपलब्ध कराया, इसलिए माननीय कुलपति जी के प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हूं। साथ ही इस श्रृंखला के से जुड़े तमाम हमारे मित्र, इसके सुधी श्रोता पाठक बंधु, जो सभी जिनकी टिप्पणियों के से, जिनकी उपस्थिति से मैं लगातार उत्साहित होता हूँ इस श्रृंखला को निरंतर जारी रखने के लिए, और उत्साह से एक अगले सप्ताह के अतिथि विद्वान को संपर्क करने के लिए मैं उत्साहित होता हूँ अपने इस श्रृंखला के श्रोताओं, दर्शकों की प्रतिक्रिया को देख करके। इसलिए मैं क्योंकि बिना श्रोता के, बिना दर्शक के सब कुछ बेकार है, इसलिए श्रोताओं और दर्शक और अच्छे श्रोता और अच्छे दर्शक, बुद्धिजीवी दर्शक, बुद्धिजीवी श्रोता, उन सबके प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबकी जीवंतता से, आप सबके लगातार जुड़े रहने से मैं इस श्रृंखला को निरंतर जारी रख पा रहा हूं। साथ ही इस श्रृंखला को संचालित करने में इस विश्वविद्यालय और जनसंचार विभाग के हमारे वरिष्ठ मित्र डॉक्टर प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे जी, इसके सह संयोजक भाई संदीप वर्मा जी, और तकनीकी सहयोग करने वाले हमारे मित्र
भाई अरविंद कुमार जी, हेमंत दुबे जी, राजदीप राठौर, अनिल ढोरे, मिथिलेश राय जैसे तमाम मित्रों के प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आप सबके सहयोग से ये श्रृंखला मैं जारी रख पा रहा हूं, हम जारी रख पा रहे हैं। आप सबके सहयोग से ये जो संकल्प है हम सबका वो निरंतर जारी है, संकल्प को हम पूरा कर पा रहे हैं। मैं सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी का दिन फलदायी हो, मंगलमय हो, इस सुमंगल कामना के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।